तो रिकर्सन ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Tn इज इक्वल टू 3Tn/4 प्लस थीटा n स्क्वायर। तो अगर हम लोग की प्रॉब्लम होती है Tn इज इक्वल टू ATn/B प्लस Fn। तो A होता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, N/B होता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम, और Fn होता है कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ साइज n। तो यहाँ पे A की वैल्यू है 3। तो यानी हम लोग की हर एक प्रॉब्लम 3 सब प्रॉब्लम्स में टूटेगी, और हर एक सब प्रॉब्लम की साइज होगी N/4। और हर एक अगर n साइज की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए n² लगेगा। ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली। और N/4 में ये जो फ्लोर लगा है इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर ये लिखा होता है इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने के लिए अगर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 3.5 और 3.5 में नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए हम लोग को इवन बनाने एक को 4 में तोड़ना पड़ेगा और दूसरे को 3 में, जिससे कि इन दोनों सब प्रॉब्लम्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस 1 का हो। अगर 8 का होता तब तो 4 में इक्वली डिवाइड कर सकते थे। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है डिवाइड एंड कॉन्कर की है। जैसे कि मर्ज सॉल्ट होता है तो उसका डिफरेंस रिलेशन होता है 2Tn/2 प्लस थीटा n। हर एक प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं और उसका हर एक सॉल्व करने का जो टाइम होता है वो लीनियर होता है। तो इससे सॉल्व करने की मर्ज सॉल्ट की तो n log n आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। तो इसका ट्री बनाते हैं। n था तो ये 3 सब प्रॉब्लम्स में टूट रहा है और हर एक का साइज जो है N/4 N/4 और N/4 है। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए n² लग रहा है। n साइज को सॉल्व करने के लिए n² लगा, तो N/4 को सॉल्व करने के लिए N/4 का होल स्क्वायर लगेगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए N/4 का होल स्क्वायर लगा, इसको भी सॉल्व करने के लिए N/4 का होल स्क्वायर लगा। तो 3 बार N/4 का होल स्क्वायर लगा, ये 3 इंटू N/4 का होल स्क्वायर। टोटल कॉस्ट आ गई। ये लेवल 0 है और ये हम लोग का लेवल 1 है। और लेवल 2 की बात करते हैं। N/4 का साइज था तो हर एक n था तो N/4 हो गया, तो N/4 है तो N/4 का 1/4 इसकी साइज हो गई। फिर ये भी N/4 का 1/4 करेंगे तो ये भी 1/16 N/16, ये भी N/16। और इसी तरीके से ये सब प्रॉब्लम भी 3 सब प्रॉब्लम्स में टूटेगी। और सबका कॉस्ट कितना होगा? इसमें 3 नोड्स थी, नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो 3 की पावर 1 आया और इसमें 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड बन रहे हैं और ऐसे 3 नोड हैं। तो 3 इंटू 3 इसका मतलब हो गया 3 का होल स्क्वायर इंटू
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ n/4 था तो n/4 का स्क्वायर हुआ, n था तो n का स्क्वायर हुआ, n/4 साइज है तो n/16 साइज है तो n/16 का होल स्क्वायर हुआ। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखते चले तो ith लेवल पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल i पे क्या होगा। लेवल i पे यहाँ पे देखिए n/4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी i लेवल पे, n/4 की पावर i। और ऐसे कितने सब प्रॉब्लम्स होंगी, कितने n/4 की पावर i होगा, 3 की पावर आई। कितने होंगे। तो जितने नोट्स होंगे पहले लेवल पे 3 की पावर 0 नोट्स, दूसरे लेवल पे 3 की पावर 1 नोट्स और दूसरे लेवल पे 3 की पावर 2 नोट्स, तीसरे लेवल पे 3 की पावर 3 नोट्स होंगे। तो इसी तरीके से जब ith लेवल पे हम लोग जाएंगे तो 3 की पावर i नोट्स हो गए और हर एक नोड को सॉल्व करने के लिए n/4 की पावर i, सबका n था तो n का स्क्वायर, n/4 था तो n/4 का स्क्वायर, n/16 था तो n/16 का स्क्वायर और इसी तरीके से n/4 की पावर i है तो n/4 की पावर i का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का कब तक चलता जाएगा, जब हम लोग का लीफ पे देखते हैं, लीफ लेवल पे यानी बेस लेवल पे, बेस केस, जब तक हम लोग की सब प्रॉब्लम एक सब प्रॉब्लम में ना टूट जाए। तो ऐसे, तो इस लेवल का भी कॉस्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लेवल का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसकी हाइट कितनी है, तभी 3 की पावर उतना कर देंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए n था, फिर लेवल 2 पे जब हम लोग की हाइट 1 थी तो n/4 की पावर होल स्क्वायर था। तो इसी तरीके से ith लेवल पे n/4 की पावर i है तो n/4 की पावर i की वैल्यू कब 1 हो जाएगी, ये बेस केस होगा तभी तो 1 होगा। तो उस टाइम पे जो i की वैल्यू होगी वो हम लोग का लास्ट लेवल होगा। अगर यहाँ पे i की वैल्यू हम लोग 0 डाल दें तो n/4 की 0 1 हो गई, n हो गई, तो n तो यानी पहला लेवल हम लोग का आ गया। तभी तो ऐसे हाइट ऐसे बढ़ती जा रही है 2, 3, 4, 5। तो n इज इक्वल टू 4 की पावर i, दोनों साइड लॉग लिए और बेस 4 लॉग लेना पड़ेगा तभी ये 4 हटेगा n इक्वल टू log I at base 4। और ये i पावर की पावर है तो आगे आ गया i इज इक्वल टू log m बेस 4। ठीक, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ। log m बेस 4 इज इक्वल टू i log 4 बेस 4, ये बात हो गया। तो यहाँ से i इज इक्वल टू आ गया log n बेस 4। ठीक, तो ये आ गया हम लोग की हाइट। और इस हाइट पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने नोड्स हैं और हर एक नोड को सॉल्व करने के लिए कितना लगेगा। तो इस लेवल पे कितने नोड्स आ रहे हैं, पहले लेवल पे था तो 3 की पावर 0 नोड्स, 3 की पावर 1 नोड था। दूसरे लेवल पे था तो 3 की पावर 2, 3 की पावर फिर 3 और ith लेवल पे है तो 3 की पावर i। और अगर ये बेस लेवल की वैल्यू आ गई है हम लोग की
लॉग एन बेस 4, तो इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे? 3 की पावर लॉग एन बेस 4 नोड्स हो गए। और हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा है 1, तो इनको सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया। अब हर लेवल पे जितने कॉस्ट आई है, हर लेवल पे जितनी कॉस्ट आई है सबका सम कर देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो हम लोग अब इसका सम निकालते हैं। तो पहले लेवल पे कितना था? एन स्क्वायर, दूसरे लेवल पे 3 एन अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एन अपॉन 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब एन अपॉन 4 की पावर 3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से लीफ लेवल पे हम लोग निकाले थे 3 की पावर लॉग एन बेस 4 और एन अपॉन 4 की पावर लॉग एन बेस 4 वहां पे कुछ आया ही नहीं था। इतना ही आया, ये हाईलाइट कर देता हूँ ये। तो यही हम लोग का है। तो 3 की पावर लॉग एन बेस 4। अब इस सब का सब कैसे निकालते हैं? तो अगर सिग्मा लिखे तो एन स्क्वायर तो सब में आ रहा है, एन स्क्वायर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर लॉग एन बेस 4 तक जा रहा है। तो i इज इक्वल टू 0 से लॉग एन बेस 4 3 की पावर i, ठीक। और 4 की पावर यहाँ पे कितना है? 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ऐसे तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे 4 की पावर i हो गया। अब हम लोग अच्छा 1 अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है 4, तो 1 अपॉन 4 की पावर i। अब हम लोग ये मैच करा सकते हैं कि जो हम लोग ने ये जनरल टर्म लिखा है ये सही है या नहीं है। स्क्वायर तो सब में आ रहा है, 4 का स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर का स्क्वायर, 4 क्यूब का स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर लगा। तो पहला टर्म तो हम लोग का सेम ही आ रहा है। अगर आई की वैल्यू 0 रखे तो 4 की पावर 0 ये 1 हो गया, ये टर्म हट गया, और 3 की पावर 0 भी 1 हो गया, और ये बेसिकली एन स्क्वायर बच गया। और लास्ट टर्म अगर हम लोग इससे मैच करा लेते हैं तो इसका मतलब हम लोग का जनरल टर्म जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं। तो आई की वैल्यू जब होगी log n बेस 4 तब मैच करना चाहिए। तो पुट करते हैं आई की वैल्यू 3 की पावर log n बेस 4 इंटू 1 अपॉन 4 की पावर log n बेस 4 और इसका होल स्क्वायर। और फिर देखते हैं एन स्क्वायर तो ऐसे रह गया 3 की पावर log n बेस 4, और इसको लिख सकते हैं जब log की प्रॉपर्टी होती है a की पावर log a बेस b, log b बेस c a की पावर में होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b और c चेंज कर सकते हैं, b की पावर log a बेस c। तो इस तरीके से अगर इसे लिखेंगे तो 4 की पावर में है तो n नीचे आ गया और उसकी पावर log 4 बेस 4 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया। n स्क्वायर इंटू 3 की पावर log n बेस 4, और log बेस 4 बेस की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर बचा। ये 1 हो गया और ये स्क्वायर जो था ये n पे लगा दिया, और n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 की पावर log n बेस 4। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग की जनरल टर्म सही है। अब इसी को सॉल्व करना है, तभी तो आएगा कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। ये तो अभी जनरल टर्म लिखिए, फिर इसको सॉल्व करने के लिए
आई की वैल्यू एन पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, तो एन को बाहर निकाल रही है। और ये पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो समीशन आई इज इक्वल टू 0 से log n बेस 4 3 अपॉन 3 की पावर आई, एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। और ये 4 पावर 2 जो है वो नीचे है, इंटरचेंज हुई, तो 4 की पावर 2 का पावर आई लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू log n बेस 4 3 अपॉन 16 की पावर आई। ये हुआ n स्क्वायर आई इज इक्वल टू 0 टू log n बेस 4 और 3 अपॉन 16 की पावर आई। ये 3 अपॉन 16 की पावर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। और इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी, इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे छोटी होगी, एन स्क्वायर समीशन आई इज इक्वल टू 0 से लेके, अगर इनफाइनाइट टर्म्स होते तो उसका सम निकालते तो उससे तो ये कम ही रहेगा, तो इनफाइनाइट तक का टर्म निकालते हैं। 3 अपॉन 16 की पावर आई। ठीक, और sum of infinite terms of GP, sum of infinite terms of GP का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस आर। तो एन स्क्वायर तो बाहर ही है, ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 3 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 3 अपॉन 16, तो 3n स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 16 माइनस 3 13 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, तो ये होगा 3 अपॉन 13 एन स्क्वायर। तो 3 अपॉन 13 एन स्क्वायर इसका सम आ गया। तो इसका सम तो उससे भी छोटा होगा, तो यानी अगर हम लोग वर्स्ट केस यानी अपर बाउंड की बात करें, तो अपर बाउंड में हम लोग इसे लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि 3 अपॉन 13 की कोई वैल्यू कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर सकते हैं, तो ये यहाँ से हम लोग का आता है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। और एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हम लोग की नोड है, नोड हम लोग की 3 की पावर आई से बढ़ रहे हैं हर एक स्टेप में, और जो हम लोग की कॉस्ट है हम लोग की 1/4 की पावर आई से, 1/16 की पावर आई। ठीक, इससे डिक्रीज करती जा रही है कॉस्ट हर एक सब प्रॉब्लम की, क्योंकि देखो बड़ी प्रॉब्लम जब होगी तब उसको सॉल्व करने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और जब छोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको कॉस्ट कम लगेगी। तो कॉस्ट इसलिए डिवाइड में हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। और ये नोट्स हर लेवल में नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। पहले दो, अगर मान लो 3 सब प्रॉब्लम में पहले ने टूटे, फिर 9 सब प्रॉब्लम्स हुई और सब प्रॉब्लम्स हुई, तो ये 3 की पावर आई सिर्फ नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, नोट्स बढ़ रही है और कॉस्ट हम लोग की डिक्रीज हो रही है। तो जनरल केस में ये लिख सकते हैं, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू एवरीवन।